कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के तीसरे भाग को समझेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पलायन चाल को समझेंगे, जिसे पलायन वेग भी कहते हैं, और अंत में भू उपग्रह के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ और जानते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता है, वे बल संरक्षी बल होते हैं तथा ऐसे बलों के लिए ही किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा की कोई सार्थकता होती है। दोस्तों, गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है तथा हम किसी पिंड में इस बल के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, का परिकलन कर सकते हैं। दोस्तों, अब यदि पृथ्वी के पृष्ठ से h1 ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु तथा इसी बिंदु के ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर h2 ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विचार करें, तो m द्रव्यमान के किसी कण को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य, जिसे हम W12 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। अब इस कार्य का परिमाण हमें कुछ इस समीकरण से मिलेगा। W12 बराबर बल गुने विस्थापन बराबर हो जाएगा दोस्तों mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। दोस्तों, अब यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई के बिंदु से कोई स्थितिज ऊर्जा यानी कि WH संबंध करें, तो हमें समीकरण कुछ इस प्रकार मिलेगा। WH बराबर mgh प्लस W नॉट। यहाँ W नॉट दोस्तों नियतांक को बताता है। अब यह स्पष्ट है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समीकरण W12 बराबर W गुने H2 माइनस W गुने H1 द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार कण को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ठीक इस कण की अंतिम तथा आरंभिक स्थितियों की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। अब दोस्तों, समीकरण में h बराबर 0 रखने पर हमें WH बराबर 0 यानी कि W नॉट प्राप्त होता है। h बराबर 0 का अर्थ यह होगा दोस्तों कि दोनों बिंदु पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है। इस प्रकार W नॉट कण की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा को दर्शाती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर के किसी बिंदु पर स्थित किसी कण पर लगे गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित करती है तथा इस बल का परिमाण समीकरण F बराबर कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m बटे R स्क्वायर द्वारा दिया जाएगा। यहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान को बताता है, स्मॉल m कण का द्रव्यमान को बताता है तथा R कण की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को बताता है। अब दोस्तों, यदि हम किसी कण को R बराबर R1 से R बराबर R2 तक ऊर्ध्वाधर पथ के अनुदिश ऊपर उठाने में किए गए कार्य को परिकलन करें, तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। W12 बराबर समाकलन R1 से R2 तक कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटे R स्क्वायर गुना dr बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m ब्रैकेट में 1/R2 माइनस 1/R1। अब दोस्तों, इस प्रकार समीकरण के बजाय हम किसी दूसरी R पर स्थित ऊर्जा WR को इस प्रकार संबंध कर सकते हैं। समीकरण WR बराबर माइनस कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m बटे R जोड़ W1।
अब दोस्तों हम परिपाटी के अनुसार W1 को शून्य मान लेते हैं, जिसके कारण किसी बिंदु पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए जाने वाले कार्य के ठीक बराबर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के रूप में की जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए दो कणों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को बताती है। दोस्तों समीकरण हो जाएगा v बराबर -g गुना m1 गुना m2 बटे r। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पलायन चाल किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या हम किसी पिंड को इतने अधिक आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वह फिर पृथ्वी पर वापस न गिरे। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने में ऊर्जा संरक्षण नियम हमारी सहायता करेगा। आइए पहले जानते हैं पलायन चाल किसे कहते हैं। दोस्तों वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः लौट कर नहीं आता है, इसे पलायन वेग कहते हैं। आइए दोस्तों पलायन वेग का सूत्र को जानते हैं। पृथ्वी के लिए हम यहाँ पलायन वेग का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा, U बराबर -G गुना mm बटे r। अब दोस्तों जब पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर होता है तो इस स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। अतः इस स्थिति में पलायन ऊर्जा का मान हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सीमा पर ऊर्जा का मान माइनस पृथ्वी तल पर ऊर्जा का मान। अब दोस्तों पलायन ऊर्जा का सूत्र ये होगा 0 माइनस ब्रैकेट में -g गुना mm बटे r बराबर आगे हल करने पर समीकरण होगा प्लस ब्रैकेट में gmm बटे r। अब माना कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ve वेग से फेंका जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल जाती है, अर्थात पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग का मान यदि ve हो तो तब पिंड की गतिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा ke बराबर 1/2 mve²। अब दोस्तों चूंकि पिंड में यह गतिज ऊर्जा उपस्थित है और इसके कारण ही पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल पा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा के बराबर होगी। इस अनुसार समीकरण होगा 1/2 mve² बराबर gmm बटे r। इस समीकरण को हल करके पलायन वेग यानी कि ve का मान निकालने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, पलायन वेग बराबर ve। अब दोस्तों समीकरण ve बराबर √2gm बटे r। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान निम्न होता है यानी कि g बराबर gm बटे r² होता है। अब ये g का मान यह पलायन वेग वाले समीकरण में जब हम रखते हैं तो पलायन वेग का नया समीकरण प्राप्त होता है जो निम्न प्रकार है ve बराबर √2gr। दोस्तों यहाँ g और re के आंशिक मान रखने पर हमें v बराबर लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, इसे पलायन चाल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भू उपग्रह के बारे में। दोस्तों भू उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षाएं हैं और लगभग 27.3 दिन का परिक्रमण काल होता है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान होता है। दोस्तों अब यदि उपग्रह का द्रव्यमान m तथा v इसकी चाल है तो इस कक्षा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा। अभिकेंद्र बल यानी कि F बराबर mv² बटे ब्रैकेट में re प्लस h। यहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या को बताता है
अब दोस्तों यह बल कक्षा के केंद्र की ओर निर्देशित है। दोस्तों अभी केंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका मान समीकरण से कुछ ऐसा मिलेगा, F बराबर कैपिटल G गुना स्मॉल m गुना me बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर। दोस्तों इस समीकरण में यहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान को दर्शाता है। अब ऊपर के दोनों समीकरण में दक्षिण पक्षों को समीकृत तथा m का निरसन करने पर हमें नया समीकरण प्राप्त होता है, v स्क्वायर बराबर कैपिटल G गुना me बटे RE प्लस h। इस प्रकार h के बढ़ने पर v घटता है। अब दोस्तों पिछले भाग के समीकरण के अनुसार जब h का मान 0 हो जाता है तो उपग्रह की चाल v होता है। अब समीकरण v स्क्वायर यानी कि h का मान 0 ले तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, कैपिटल G गुना me बटे RE बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल g गुना RE। इस समीकरण में हम स्मॉल g का मान कैपिटल G गुना me बटे RE का स्क्वायर का उपयोग किया है। अब प्रत्येक कक्षा में उपग्रह 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस h दूरी चाल v से तय करता है, अतः इसका आवर्तकाल कैपिटल T है। अब दोस्तों आवर्तकाल T का मान समीकरण T बराबर 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस h बटे v होगा, जिसे आगे हल करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा बराबर 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस h के पावर 3/2 बटे रूट अंडर कैपिटल G गुना me। यहाँ हमने समीकरण से v का मान प्रतिस्थापित किया है। अब समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें नया समीकरण प्राप्त होता है, जो कि t स्क्वायर बराबर k गुना RE प्लस h का क्यूब, जहाँ k का मान 4 पाई स्क्वायर बटे कैपिटल G गुना me लिया गया है। यही समीकरण केपलर का आवर्तकालों का नियम को बताता है, जिसका अनुप्रयोग पृथ्वी के परितः उपग्रहों की गतियों के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों सबसे पहले हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद पलायन चाल यानी कि पलायन वेग को भी समझा और अंत में भू उपग्रह के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा के बारे में समझेंगे और उसके बाद तुल्यकालिक तथा ध्रुवीय उपग्रह के बारे में जानेंगे और अंत में भारहीनता क्या होती है उसको भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप कक्षा 11 NCERT बुक से भौतिक विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण को जारी रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा को जानेंगे। उसके बाद तुल्यकालिक तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं ये समझेंगे और अंत में भारहीनता किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा किसे कहते हैं। पिछले भाग के समीकरण का उपयोग करने पर वृत्ताकार कक्षा में चाल v से गतिशील उपग्रह की गतिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। ke यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों, जिसे हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब v स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर हमें कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा, ke बराबर कैपिटल G गुना स्मॉल m गुना me बटे 2 इंटू ब्रैकेट में RE प्लस h। दोस्तों हम मानते हैं कि अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, तब पृथ्वी के केंद्र से r प्लस h दूरी पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी।
पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा से जानते हैं। पीई बराबर माइनस कैपिटल जी गुना स्मॉल एम गुना एम ई बटे आर ई प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। इसीलिए परिमाण में काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस कैपिटल जी गुना स्मॉल एम गुना एम ई बटे 2 गुने ब्रैकेट में आर ई प्लस एच। इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिमाण में धनात्मक गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है। अब दोस्तों, जब किसी उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा तथा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा दोनों ही पथ के हर बिंदु पर भिन्न होती है। यदि कुल ऊर्जा धनात्मक अथवा शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है। उपग्रह सदैव पृथ्वी से परिमित दूरियों पर परिक्रमण करते हैं, अतः उनकी ऊर्जाएं धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। आइए दोस्तों अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं। यदि वृत्तीय कक्षा पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल में है तो इस प्रकार का उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो, पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर स्थिर प्रतीत होगा। इसके लिए परिकलन करने पर आर ई प्लस एच का मान आर ई की तुलना में काफी अधिक हो जाता है। तो इस परिस्थिति के लिए परिकलन करने पर आर ई प्लस एच का मान आर ई की तुलना में काफी अधिक हो जाता है। तब समीकरण कुछ ऐसा होगा दोस्तों, आर ई प्लस एच बराबर ब्रैकेट में टी स्क्वायर गुना कैपिटल जी गुना एम ई बटे 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3। टी बराबर 24 घंटे के लिए परिकलन करने पर आर प्लस एच का मान 35,800 किलोमीटर हो जाता है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर ई से काफी अधिक है। आइए दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं जानते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल यानी कि निरक्षीय समतल में पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में टी बराबर 24 घंटे के आवर्तकाल से परिक्रमण करते हैं, वे तुल्यकाली उपग्रह कहलाते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। एक चक्कर में उपग्रह से दिखाई देने वाली पृथ्वी के पृष्ठ की एक पट्टी जिसे चित्र में छायांकित दर्शाई गई है, उपग्रह के अगले परिक्रमण के लिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ घूर्णन करती है, जिससे संलग्न पट्टी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार के उपग्रहों द्वारा एकत्र सूचनाएं सुदूर संवेदन मौसम विज्ञान के साथ पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं भारहीनता किसे कहते हैं। दोस्तों भारहीनता को इंग्लिश में वेटलेसनेस कहते हैं। भारहीनता को माइक्रोग्रेविटी भी कहा जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण उतनी ही ज्यादा होगा। इसके विपरीत एक दूसरे से जितनी अधिक दूरी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। इसलिए आकाश की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। अंततः अंतरिक्ष में पहुंचकर यह शून्य हो जाता है। इसे ही भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। आइए दोस्तों भारहीनता के उदाहरण को चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों भारहीनता की स्थिति अपने आप में कल्पना से परे है, क्योंकि आमतौर पर वह प्रकृति में नहीं दिखती। यह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध होती है। दोस्तों भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी के खतरे को समझते हैं। भारहीनता की स्थिति में हृदय तथा अस्थियों में असामान्य क्रियाएं होने लगती है।
भारहीनता के कारण ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सीने की शिराओं की ओर होने लगता है, जिससे शरीर में रक्त और पानी की मात्रा में 7 से 15% तक की कमी आ जाती है। हालांकि अंतरिक्ष यान में वातावरण के ताप, दाब और नमी को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री यह महसूस करे कि वह पृथ्वी के वातावरण में ही है, लेकिन अनेक बार उसे बहुत उच्च व बहुत निम्न ताप का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं इसे भी समझा और अंत में हम भारहीनता किसे कहते हैं इसको भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप कक्षा 11 NCERT भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।